पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। बीते शुक्रवार को हमने देखा कि कर्नाटक की विधानसभा में 4% रिजर्वेशन बिल जो मुस्लिमों के लिए मंजूर कर दिया गया, उसके खिलाफ कर्नाटक विधानसभा की विरोधी पक्ष भाजपा ने जमकर हंगामा भी किया, लेकिन फिर भी सरकार का बहुमत होने की वजह से 4% रिजर्वेशन वहां पर मंजूर कर लिया गया। हालांकि ये रिजर्वेशन के संदर्भ में अभी जो विवाद खड़ा हुआ है वो देश की लोकसभा में, और वो जो मंजर हम देख रहे हैं कि जहां पर विरोधी पक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे किरण रिजिजू, इनके बीच काफी टकराव और संघर्ष भी दिखा। तो ये दोनों भी अगर हम माने कि दोनों भी नेता जो है, तो किरण रिजिजू जो धर्म से बौद्ध है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी भले ही शेड्यूल कास्ट हो लेकिन कर्नाटक में वो बौद्ध करके ही जाने जाते हैं, दोनों भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही जुड़े होते हैं। लेकिन कर्नाटक के मुस्लिमों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसके संदर्भ में मात्र लोकसभा में ये दो नेता आपस में भिड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि भिड़ने का एक कारण यह भी रहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुस्लिमों को आरक्षण के संदर्भ में संविधान में कुछ संशोधन करने की बात कही, और उसको लेकर सत्ता पक्ष ने इस तरह से बात को छेड़ दिया और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के माध्यम से इस बात को छेड़ा गया कि किस तरह से आप संविधान में बदल करोगे, आप जो बात कह रहे हो संविधान पर हमला है। और जिस तरह से आरोप सत्ता पक्ष ने किया, तो उसको लेकर विरोधी पक्ष नेता रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राहुल गांधी की देश भर में जो भारत जोड़ो 2 यात्रा हो चुके हैं, उसमें जो संविधान बचाओ का नारा दिया गया और संविधान बचाओ के लिए पूरा भारत उन्होंने पैदल ही काट लिया है, तो इस बात का जिक्र भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। लेकिन सत्ता पक्ष के आरोप को उत्तर देने के बजाय इस तरह से नजर आए कि वो संविधान पे के संदर्भ में वो डिफेंस पे नजर आए। हालांकि उनकी आक्रामक शैली जो सभागृह में दिखती है वो इस बार भी दिखी। लेकिन क्या मुसलमानों को आरक्षण देना ये राजनीति है, या कांग्रेस और बीजेपी के बीच वो रणनीति चुनाव जीतने की रणनीति है, या मतदारों का अनुनय करने की रणनीति है? इसको अगर हम मद्देनजर देखें तो सबसे पहले हमें इस बात को देखना चाहिए कि 2005 में जो सच्चर कमेटी आई, वो जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट भी जो आया, जो 2006 में संसद के पटल पर भी रखा गया था, तो उस कमेटी ने एक बात जरूर कही कि मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे हटा है। उस वक्त सच्चर कमेटी ने जो बात कही कि मुसलमानों की संख्या देश में 14% होने के बावजूद सरकारी कार्यालयों में उनकी मौजूदगी जो है वो केवल 2.5% है, इस तरह की बात भी उठी थी। लेकिन क्या कर्नाटक सरकार ने जो मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया गया, जो उन्होंने अपने स्टेट में राज्य के तहत जिस कानून को उन्होंने मंजूर किया, हालांकि रिजर्वेशन देने के लिए मुस्लिमों के लिए जो स्वतंत्र रूप से वो आरक्षण देने की बात कर रही, वो उस तरह से नहीं दिया जाता। हम जानते हैं कि मंडल कमीशन जब से लागू हुआ है, मंडल कमीशन के अंदर भी मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन ओबीसी के कोटे में कुछ जातियां जो होती, जैसे नदाब, पिंजारी, इस तरह की कुछ जातियां होती है, उनको ओबीसी के कोटे में डाला जाता है। और मुस्लिमों में भी कुछ शेड्यूल कास्ट की जाति होती है, जो कि हम जानते हैं कि मुसलमान इस देश के जो निचले तबके हैं उनमें से ही परिवर्तित भी हुए। हालांकि ऊंची जातियों में से भी कुछ का धर्मांतरण पुराने जमाने में हुआ रहा होगा, ये इतिहास भी है। और कभी कभार हमने ये बात भी सुनी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि यहाँ का मुसलमान राम का पूर्वज है। इस तरह की जो बात करते हैं, जैसे बामसेप एक बात उठाती है कि बामसेप के कंसेप्ट में ही माइनॉरिटीज जो है कि धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, उनको इस देश की एससी एसटी ओबीसी जातियों से ही वो धर्मांतरित हुए लोगों को माना जाता है। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें, दोनों विचारधारा को अगर हम देखें, तो दोनों भी विचारधारा ये मानती है कि यहाँ के मुसलमान मूलतः इस देश के लोगों में से ही कन्वर्ट हुए हैं। तो सत्ता को यह देखना होता है कि जैसे भारतीय संविधान यह अधिकार देती है कि जो समाज समूह पिछड़ा हो जाए या उसकी शैक्षणिक और सामाजिक
दुर्गति हो जाए, अधोगति अगर हो जाए, तो उसके लिए उसको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए कुछ अधिकार शासन को जरूर होते हैं, राज्य संस्था को जरूर होते हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। हालांकि कुछ सालों में इसमें बहुत बार बदलाव भी हुआ है कि कभी पिछड़ा तबका या पिछड़ी जाति जो तय करने का जो अधिकार था वो राज्यों को भी दिया गया, तो कभी उनको निकाल लिया गया। तो केंद्र ने ये सारी बातें की, लेकिन कर्नाटक में फिर भी इन सब के बीच 4% आरक्षण मुसलमानों के लिए जाहिर किया गया, मंजूर भी किया गया। लेकिन इस आरक्षण को अगर हम देखें तो खासतौर पे कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम में वो आरक्षण मिलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सरकारी ठेके जो होते हैं, हम पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट को देखते हैं कि बहुत सारे ठेके दिए जाते हैं, लेकिन इन ठेकों में अगर कोई ठेकेदार है तो उनमें कम से कम 2 लोग जो है वो मुस्लिम रहेंगे। और इसमें भी 2 तरह की उन्होंने कैटेगरी बनाई है। तो इस तरह की बात होगी। ये स्टेट करना चाहती है, कर्नाटक सरकार ये करना चाहती है। हालांकि कुछ राज्यों ने ये कदम उठाया है कि मुस्लिम तबके का जो सामाजिक और शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में उनकी जो अवस्था देखी है, तो उसको लेकर हर राज्य सरकार ने कुछ न कुछ कोशिश की है। लेकिन बीते 10 सालों में अगर हम देश की सोच जो है वो खासतौर पे हिंदुत्ववाद की ओर बढ़ी है। और हिंदुत्ववाद के तरफ बढ़ती हुई सोच ने एक तरह से धर्म के संदर्भ में जिस तरह से राजनीति और अपना तर्क जो खड़ा कर दिया है, वो सड़कों से लेकर संसद तक इस तरह से आ रहा है कि मानो यहाँ का मुसलमान एक तरह से देश का शत्रु हो, इस तरह से पेश किया जाता है। जबकि सरकार को माँ बाप कहा जाता है, सरकार पालक होती है जनता की। जनता चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी समुदाय की हो, किसी प्रदेश की हो, लेकिन सरकार के सामने वो पाल्य होते हैं और सरकार को उनकी जिम्मेवारी लेना होती है, चाहे विकास की नीति को लेकर हो या चाहे मुख्य प्रवाह में लाने की दिशा में हो। तो इस तरह से अगर संसद की सभागृह में, जो देश का सर्वोच्च सभागृह होता है, उसमें अगर एक बात कही जाए कि किसी समुदाय विशेष को आरक्षण देने के लिए हम कुछ न कुछ संशोधन संविधान में करेंगे, तो इस बात को लेकर संविधान पर यह सीधा हमला कहा जाता है। और इस तरह की बात जो होती है, केंद्र सरकार के जो मंत्री है वो जिस तरह से अपनी राजनीतिक सोच को ही सरकार के अंदर ढाल चुके हैं और उसी तरह से वो बात भी करते हैं, उसी तरह से वो संसद में चर्चा भी करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि देश के सर्वोच्च सभागृह जो रहे ही लोकसभा, उसमें राहुल गांधी के शर्ट को लेकर भी बात उस सभागृह के अध्यक्ष ने ही छेड़ दी। तो इस तरह से मनमानी बातें भी होने लगती है किस तरह की संसद में। लेकिन सबसे पहले जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा यही होता है कि देश के सभी तबकों को एक मुख्य प्रवाह में शामिल करने के लिए उनको न्याय देना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो। तो उस तरह से उनको लाना चाहिए। अभी भारत का जो संविधान कहता है कि भारत का संविधान किसी भी तरह से ये अनुमति नहीं देता है कि आर्थिक निकष पर रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके 10% रिजर्वेशन जो है तो अग्रणी जातियों को केवल उनका आर्थिक पिछड़ेपन को निकष बनाकर दी गई है। इस बात को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता जो महाराष्ट्र जो एडवोकेट बाबा साहब प्रकाश अंबेडकर, इन्होंने एक बात कही थी कि इस निर्णय को लेकर इस तरह से निर्णय हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कि पिछले दरवाजे से मनुवाद को लागू करने की ये बात है। इस तरह की भी बातें की गई थी, देश में चर्चा भी छिड़ गई थी। लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में ही जिस तरह से इस बात को डाल दिया गया कि आर्थिक निकष पर आरक्षण देना ये भी एक संविधान की नीति है, धारा है, इस तरह से उसको पेश किया गया। हालांकि वो 10% आरक्षण अब संविधान से सम्मत हो चुका है, बहुमत या घटनापीठ ने भी उसको करार दिया है। तो कोई भी समाज हो, अगड़ा पिछड़ा या धार्मिक अल्पसंख्याक, देश को अगर आगे बढ़ना है, देश को अगर प्रगत होना है, देश को अगर विकसित इकोनॉमी होनी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी है, देश को अगर महासत्ता होना है, तो देश के अंदर जो छोटे छोटे विवाद है, जो एक दूसरे के खिलाफ चल रही लड़ाई है और एक दूसरे के खिलाफ जो इस तरह से बातें हो रही कि उससे मानो देश में एक तरह का इस
ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि जिसमें कोई भी लोकशाही लोकतंत्र का नागरिक जो है अपनी बात को खुले तौर पे नहीं रख पाएगा। अगर ऐसा माहौल हो जाएगा तो देश में निश्चित तौर पे सोच रहा होगा कि लोकतंत्र की अवस्था क्या हुई होगी। अगर लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से संविधान के संदर्भ में और अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के संदर्भ में बात उठाई तो उन शाब्दिक हमला किया गया किरण रिजिजू जो केंद्र में मंत्री है उनके द्वारा कि ये संविधान पर हमला है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन जब बातें सरकार के हाथ से ही जब छेड़ी जाती है तो ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है कि सत्ता जो होती है तो उसके सामने किसी के मायने नहीं चलते। तो इस तरह का माहौल अब है। तो देखते हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जो वातावरण बना दिया गया है या बन रहा है, उस पर हर भारतीय नागरिक को एक गंभीर सोच रखनी चाहिए। कोई भी समाज समूह एक दूसरे का शत्रु नहीं होता है। कोई भी समाज समूह अगर देश में पिछड़ा रह जाता है तो वो देश कभी भी महासत्ता नहीं बन सकता। चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे अगड़ी जातियां हो या इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उन सबको विकास में बराबरी की संधि अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उनका अधिकार भी है और देनी चाहिए, सरकारों का कर्तव्य भी है। कर्तव्यों और अधिकारों का अगर समतोल इस देश के सत्तासीन लोग अगर कर दे तो निश्चित रूप से देश महासत्ता बनने की ओर बढ़ जाएगा। हालांकि आज के विषय में इतना ही। अगर आपकी कुछ इस संदर्भ में राय है, कुछ विशेष बात आपकी है, सोच है, तो निश्चित तौर पे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये वीडियो अगर आपने देखी, पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।